सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई, ऐसा कुछ कहना था गौतम अडानी साहब का जब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में आया। तो जैसा कि आप जानते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ या ऐसा कहा जाए अडानी ग्रुप के खिलाफ जो एलिगेशंस या इल्जाम लगाए गए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा, तो उसके तहत क्या डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट में क्या मुकदमा चला, आइए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं, पूरी एनालिसिस करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एडुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अडानी ग्रुप के ऊपर एक तलवार लटक रही थी, या ऐसा कहा जाए अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग द्वारा, जिसके तहत अडानी के शेयर प्राइसेस क्रैश करे। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे अडानी को सारे के सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी किया गया है, यानी कि अब्सॉल्व किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अडानी के ऊपर जितने एलिगेशंस हैं उनसे उनको क्लियर करा जाता है, रिजेक्ट करा जाता है, और जो भी उनके ऊपर इंटरेस्ट क्लेम्स थे या उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे, वो सारे के सारे इल्जामों पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या छानबीन करेगी तो वो सेबी करेगी। तो ये डिसीजन जो है अडानी के फेवर में आया है, जिसके बाद अडानी का शेयर प्राइस कल के दिन 18% से ऊपर था। इट वॉज होवरिंग ओवर 18%। तो सबसे पहले आपको यह बताएं कि हिंडनबर्ग है क्या, व्हाट इज हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है, एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि फ्रॉड्स को, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी छानबीन करती है। इस एजेंसी की स्थापना हुई सन 2017 में, इन 2017, बाय नेट एंडरसन, अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड अ चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इनके द्वारा इसको फाइंड किया गया। इसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जितने भी करप्शन के स्कैंडल्स होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज या सरकार के लेवल पे होते हैं, या कोई फ्रॉड होता है बिजनेस की दुनिया में, तो उन सब पे छानबीन करना और उसकी रिपोर्ट दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, यह हिंडनबर्ग का काम है। इसलिए इसको एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। तो जब फाइनेंशियल रिसर्च आप करो तो उसमें क्या चीज निकालोगे? किसी ने टैक्स की चोरी करी, किसी ने स्टॉक मार्केट में गफला करा, किसी ने किसी तरीके से जो इलीगल तरीके से पैसा इन्वेस्टर का खाने की कोशिश करी, या बैंक लोन पे डिफॉल्ट करा, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कंपनीज या सरकारों से रिलेटेड होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये कर रहे हैं तो छोटे मोटे लेवल पे तो करेंगे नहीं, अडानी जैसी बड़ी कंपनी पे करेंगे, जो कि इन्होंने किया है। तो यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म जो कि शॉर्ट सेलिंग में स्पेसिफिकली स्पेशलाइज करती है। शॉर्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है अगर वो कंपनी का ओनर अपने ही शेयर्स को लेकर करे। आप और हम जैसे लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पे करेंगे, 2, 4, 5, 10, 20, 50 लाख रुपए तक। लेकिन शॉर्ट सेलिंग अगर कंपनी अपने ही शेयर्स की करे तो वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के खिलाफ जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शॉर्ट सेल होता कैसे है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रतिक्रिया है स्टॉक मार्केट की जिसके तहत आप स्टॉक्स को बेचते हो एक लेवल पे और सस्ते में खरीद लेते हो, और जो स्टॉक आप बेचते हो या खरीदते हो उसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप बोरोइंग के बेसिस पे ये काम करते हैं। इस वजह से शॉर्ट सेलिंग को आप ये कह सकते हैं दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एंटायरली लीगल। पूरी तरीके से ये कानून के अनुसार या कानून के दायरे में नहीं आता है। सो शॉर्ट सेलिंग में एक इन्वेस्टर जो है शॉर्ट स्टॉक को होल्ड करता है, यानी शेयर को होल्ड करता है, और शेयर को होल्ड करता है शॉर्ट पोजीशन में, मतलब एक छोटे ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड करता है, आफ्टर एंटिसिपेटिंग अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हम लोग सोचते हैं कि शेयर की वैल्यू अप्रिशिएट करे, बढ़े तो हम पैसा कमाएं। ये सोचते हैं कि शेयर की वैल्यू घट जाए तो हम उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। कैसे? तो शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि इन्वेस्टर सोचता है कि मैं अपने पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं शेयर्स को बोरो करूंगा, या शेयर्स जो है एक ब्रोकर से बोरो करूंगा, उधार में लूंगा। मुझे यह पता है कि शेयर का प्राइस आगे चल के गिरने वाला है, तो यदि मैंने आज शेयर 100 रुपए का बेचा और कल जो है मैं वही शेयर 80 रुपए का खरीद लूंगा, सो आई विल बाय दैट शेयर फॉर 80 रुपीज। तो अगर मैंने 100 का बेचा, 80 का खरीदा, तो मुझे 20 रुपए का मुनाफा हुआ। और जो मैंने शेयर्स बेचे 100 रुपए के, 80 रुपए के, वो मेरे द्वारा ओन नहीं थे, मतलब वो मैंने खरीदे नहीं थे, उधार में लिए थे। तो
तो उधारी का जो शेयर है वो मैंने वापस कर दिया, बीच में मैंने 20 रुपए कमीशन कमा लिया या प्रॉफिट कमा लिया। तो किस तरीके से काम करता है ये देखिए, ब्रोकर है, ब्रोकर से इस शॉर्ट सेलर ने, जो भी शॉर्ट सेलर है ये कोई भी हो सकता है, आप और हम जैसे लोग हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती है। तो शॉर्ट सेलर जो है इससे शेयर्स उधार में लेता है। 10 शेयर मान लीजिए एबीसी स्टॉक के शॉर्ट सेलर ने उधार में लिए, पैसे नहीं दिए, उधार में लिए। इस उधार के शेयर को ये बेचता है मार्केट में। शॉर्ट सेलर सेल्स 10 शेयर्स ऑफ एबीसी स्टॉक एट $500, $500 का मार्केट में बेच दिया। अब पॉइंट ये है कि शॉर्ट सेलर को ये पता होता है, अनुमान लग जाता है, या उसकी स्टडी एनालिसिस ये दिखाती है इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने वाला है। तो आपने $500 का बेचा तो शेयर तो चला गया, ब्रोकर से आपने लिया था उधार में, तो ब्रोकर को वापस तो करना पड़ेगा ना। क्या वापस करोगे? शेयर वापस करोगे। तो शॉर्ट सेलर को यह लगता है कि शेयर का प्राइस गिरेगा, तो $500 से शेयर का प्राइस गिर के $400 हो गया। शेयर लूजेस इट्स वैल्यू, ये वैल्यू को लूज करता है। जब $400 का शेयर हो गया तो इसने वापस खरीद लिया, जो $500 कमाए थे उसमें से 400 दिए और $100 का प्रॉफिट इसने ले लिया, और वही शेयर्स इसने ब्रोकर को वापस कर दिए। रिटर्न्स 10 शेयर्स टू द ब्रोकर। इस तरीके से शॉर्ट सेलर पैसा कमाता है। तो शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि अगर ये शेयर प्राइस 500 का 400 ना हुआ, 500 से बढ़ गया, तो उसका नुकसान है, क्योंकि इसे वापस करना पड़ेगा। इसने तो बेच दिया ना, तो उसको वापस खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अभी इसे कम पैसे देने पड़ेंगे, इस वजह से इसको प्रॉफिट होता है। तो शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही रिस्की एक्टिविटी है। और हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया अडानी ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की बढ़ाई, या बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो उन्होंने कमाया। तो हिंडनबर्ग के एलिगेशन क्या है? अडानी ग्रुप वाज एंगेज्ड इन स्टॉक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी कि उन्होंने शेयर्स का प्राइस मैनिपुलेट करा और एक अकाउंटिंग फ्रॉड में फंसे हैं। अडानी ग्रुप हैज इंटरेस्ट इन वेरिड सेक्टर्स सच एज स्पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन, कई सारे काम करते हैं। आपने देखा होगा, आप देखेंगे निफ्टी की लिस्ट में या सेंसेक्स की लिस्ट में, तो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अडानी की सही कई सारी कंपनीज है। अडानी ईएनटी, अडानी पावर, अडानी का एयरपोर्ट भी है, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, डिफेंस, सोलर एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो रिसर्च फर्म है alleges that Adani Group has engaged in 17.8 ट्रिलियन रुपीस ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन। इतने रुपए का मैनिपुलेशन है एंड अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम्स ओवर द कोर्स ऑफ डेकेड्स, पिछले कई सालों में। इसकी वैल्यू में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया था कोविड वाले साल में 2020 में, जहां पे अडानी की वैल्यूएशन कंपनी की 8 या 9 बिलियन डॉलर से 90-100 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी, 10 गुना हो गई थी। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। और इन्होंने टैक्स को बचाने के लिए अपने शेयर्स को या अपनी इनकम को कई सारे टैक्स हेवंस में, जैसे कि मॉरिशस हुआ, केमन आइलैंड्स हुआ, कैरिबियन आइलैंड्स हुआ, यहां जो है पैसा राउट करा, जो कि हमारी कंट्री के हिसाब से इलीगल है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उन्होंने ये सारे इल्जाम लगाए, सारे एलिगेशंस लगाए, उसके बाद अडानी का शेयर प्राइस पिछले साल 2023 मार्च में क्रैश होके 1586 रुपए रह गया था, 1586, जो कि 3400 रुपए से ऊपर था। इनफैक्ट एक टाइम पे 4000 रुपए पहुंच गया था। तो 4000 रुपए से 1500 रुपए पे आ जाना, मतलब कंपनी की वैल्यू जो है वो आप ये समझ के चलिए 60% डिक्लाइन कर गई। इट डिक्लाइन बाय 60% जब ये रिपोर्ट आई। फिर क्या हुआ? ये जो पूरी चीज है, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया कैसे? तो व्हेन द एंटायर थिंग हैपेंड, जब पूरी तरीके से चीजें हुई, तो आप ये समझ के चलिए कि अडानी के खिलाफ जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उसके बाद हमारी कंट्री के जो रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल फर्म है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की। उनके अंतर्गत ये केस आया कि भाई आप स्टडी करिए कि क्या इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेट करा, यानी कि क्या इनकी वजह से इन्वेस्टर्स को, हम जैसे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। सो आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ हिंडनबर्ग, अडानीज केस वाज हैंडेड ओवर टू सेबी। कुल मिला के 24 रिपोर्ट्स थी, 24 चीजों पे इन्वेस्टिगेशन करना था, जिसमें से 22 इन्वेस्टिगेशन सेबी ने कंप्लीट करी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट और सेबी के अनुसार अडानी जो है वो इनोसेंट है, मतलब गिल्टी नहीं है। 6 देशों की एक संस्था है जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। इनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों भारतीय हैं और कंपनी भी इंडियन है, इस वजह से ये अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं।
which is a foreign journalist agency, doubt the action of SEBI. ये सेबी का एक्शन डाउट करते हैं कि आपने 22 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में अडानी को गिल्टी नहीं पाया। OCCRP ने रिक्वेस्ट करा सुप्रीम कोर्ट ने दैट रिमेनिंग 2 इन्वेस्टिगेशन, 22 हो गई थी तो 2 बची 24 में से, कैन बी डन बाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और एनी अदर प्रोब एजेंसी, ऐसा OCCRP का कहना था। देखिए सुप्रीम कोर्ट कितनी मैच्योरिटी से बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ना तो आप इसमें बहुत ज्यादा जीनियस हो या मतलब आप इसकी टेक्निकल नॉलेज रखते हो, ना ही हम रखते हैं। टेक्निकल नॉलेज रखने वाली एजेंसी सेबी है और सेबी का काम ही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो सेबी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पे हमें देना चाहिए, मतलब वी हैव टू कंसीडर दैट रिपोर्ट एज द बेस्ट। तो OCCRP को यह बोला गया दैट कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो हम किसको मानेंगे, OCCRP या हिंडनबर्ग को थोड़ी मान सकते हैं। सेबी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है या उसका जो ट्राइब्यूनल है उसके तहत वो चीज ठीक है। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट्स पे हम रिलाई नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा दैट पावर ऑफ कोर्ट टू एंटर द रेगुलेटरी डोमेन ऑफ सेबी इज लिमिटेड, और जो सेबी रिपोर्ट देगी वो चीज ठीक है। तो SIT के पास रिपोर्ट देने का कोई मतलब नहीं है। इस रिक्वेस्ट को या इस अर्जी को खारिज किया गया। दिस रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का क्या इंपैक्ट हुआ है, व्हाट इज द इंपैक्ट? देखिए हमें यह मानना पड़ेगा कि अडानी ग्रुप जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि अडानी ग्रुप 30,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और प्लस उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में सरकार के कॉफर्स में यानी कि टैक्सेशन के थ्रू जितने रेवेन्यूज होते हैं उसमें कई ज्यादा है। तो 30,000 पीपल आर वर्किंग इन अडानी ग्रुप। तो वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का अपहोल्ड करता है क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ सेबी इन द आईज ऑफ इन्वेस्टर। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो हम कैसे, मतलब मुझे कैसे भरोसा होगा अगर अडानी इसी तरीके से पैसा जो है साइफन ऑफ करता जाए तो हम बोलेंगे सेबी क्या कर रहा है। सो chaotic situation is finally cooled down and leads to growth of Adani's company, जिसकी वजह से अडानी के शेयर प्राइस में उछाल देखा गया कल 18% से ऊपर बढ़ा। तो ये जो पूरी की पूरी चीज है, हमने ये देखा कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई दिक्कत है, किसी तरीके का कोई गैप है, तो उसको सेबी भरेगा और इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रिपोर्ट में वो भरा जाएगा। लेकिन सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी इफ एनी स्ट्रेंथनिंग ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स आर नीडेड, ये चीज चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस विल इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज, ऐसा इनका कहना था। तो कल के दिन जो शेयर प्राइसेस इंक्रीज करे और मार्केट कैप जो अडानी की बढ़ी है वो काफी हद तक बढ़ी है, यानी कि रिकवर हुई है एक तरीके से कहा जाए। तो इस चीज को हम कैसे कंक्लूड करते हैं, कैसे निकालते हैं कि आज की दुनिया में जहां पे ब्रेकिंग न्यूज सिंड्रोम चल रहा है, जहां पे सब कुछ सनसनीखेज है, जहां पे सब कुछ सेंसेशनल है, जहां पे कोई भी रिपोर्ट आप प्रस्तुत करो उसके पीछे किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं है, इट इज नॉट वेरीफाइड, वहां पे किसी भी संस्था की ऐसी रिपोर्ट आए जो कि एलिगेशंस को सपोर्ट नहीं करती है, उस पे ब्लाइंड फोल्डेड तरीके से, यानी कि आप ये समझ के चलिए इसी तरीके से रिलाई नहीं करना चाहिए। इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मैनिपुलेट मार्केट्स एंड पब्लिक ओपिनियन बिकॉज ऑफ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स, ये नहीं होना चाहिए। तो वर्डिक्ट एक ऐसा रिमाइंडर है ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिंग डिसीजंस ऑन सॉलिड एविडेंस एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग ने नहीं करी थी। भारत जो है पूरी दुनिया के समक्ष बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था G20 ग्रुप ऑफ 20 का जो समिट हुआ था भारत में। इट्स एबिलिटी टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फेस ऑफ बेसलेस एक्यूजेशंस विल बी क्रूशियल टू शेपिंग इट्स फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने इसको बेस करना है, इसको बढ़ाना है, जो कि बहुत जरूरी है। इस वजह से हम अनवेरिफाइड रिपोर्टिंग की तरफ ना जाएं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।